गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 7th क्लास में संकलित हिमालय की बेटियां वसंत भाग 2 में जो पाठ तीसरा है उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और हिमालय की बेटियां पाठ है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। और कृपया देखें और सुने समझें, जो भी प्रश्न आपके मन में उभर रहे हों उनको पूछने का प्रयास करें हमसे। तो आइए बच्चों, बिना देरी किए हुए हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक नागार्जुन। नागार्जुन सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कवि भी हैं और लेखक भी हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चकिया रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भित्त पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये जो कविता है नागार्जुन जी की है, ये भीषण अकाल के ऊपर इन्होंने लिखी थी। तो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ें लेख लिखते हैं। और इनके साहित्य में देखेंगे सामाजिक ताना बाना जुड़ा रहता है। समाज पर आधारित, समाज को कैसे प्रोग्रेसिव बनाया जाए, कैसे उन्नतशील बनाया जाए, इसके बारे में बहुत चिंतन किया करते थे नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र। सतलखा के रहने वाले, बिहार के रहने वाले नागार्जुन जी थे। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो देखिए, हिमालय की बेटियां पाठ में नागार्जुन जी कहते हैं कि हिमालय से जब गंगा और यमुना निकलती हैं तो किस तरह से उनका चंचल रूप होता है। चूँकि पहाड़ होता है, पहाड़ से किस तरह से तेज बहाव के साथ निकलती है। मैंने बद्रीनाथ धाम का भी भ्रमण किया तो देखा कि वहाँ से बद्रीनाथ धाम की तरफ से अलकनंदा निकलती हैं और बहुत गहराई में होती हैं। जब हम पहाड़ के ऊपर से चढ़ के देखते हैं तो बड़ी एक लकीर सी दिखाई देती है बहती हुई, लेकिन आवाज़ ऊपर तक सुनाई देती है। इसी तरीके से जब आप जाएंगे यमुनोत्री की तरफ तो वहाँ भी यही आलम है। और गंगोत्री जो भागीरथी हैं, वहाँ से जो भागीरथी निकलती हैं और ऋषिकेश में आकर के अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा जी का निर्माण करती हैं। और आगे ऋषिकेश के आगे ये आपका हरिद्वार से होते हुए कानपुर से इलाहाबाद, बनारस और बनारस से होते हुए पटना होते हुए फिर ये बंगाल की खाड़ी में कलकत्ता के पास हुगली नदी बन जाती है और एक पद्मा नदी बन जाती है जो कि बांग्लादेश में जाकर के ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इस तरह हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में लेखक नागार्जुन जी कहते हैं कि हिमालय की बेटियां हिमालय पर्वत को पिताश्री माना है और उससे निकलने वाली नदियों को बेटी कहा है। तो देखिए कि सिर धुनता होगा। लेखक कहता है कि हिमालय सिर धुनता होगा। इतनी नटखट बेटियां हैं, इतनी चंचल बेटियां हैं कि वो अपनी प्रेमी से मिलने अर्थात सागर से मिलने कितनी बेताब हैं और कितनी तेज गति से मिलने के लिए जा रही हैं। ऐसा नागार्जुन जी ने मानवीकरण किया है। पाठ में मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण बातें ज़्यादातर दिखाई देती हैं। नदियों को कन्याएं कहा है, उनका नाम लिखा है, और हिमालय को पिताश्री कहा है, और सागर को उनका पति परमेश्वर कहा है, जहाँ जाकर के वो मिल जाती हैं। तो ये नागार्जुन जी का हिमालय की बेटियां। अब आपको बता दें कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। गंगा माँ हैं, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखना चाहता है।
तो बेटी के रूप में देखना चाहता है। नागार्जुन नदियों को हिमालय पर्वत की बेटियों के रूप में देखना चाहता है, प्रेयसी के रूप में देखना चाहता है। कालिदास की मेघदूत का प्रसंग बताकर नागार्जुन उनको प्रेयसी का रूप देता है। नागार्जुन जी साहित्यकार हैं। कालिदास का मेघदूत वर्णन, मेघदूत एक प्रेमी और प्रेमिका से दूर रहने के लिए उसको वन में जाना पड़ता है, तो वो मेघ के माध्यम से, जो राजकुमार है, जो व्यक्ति है, उन अपने मेघों के माध्यम से प्रेयसी के पास संदेश भेजता है। ये मेघदूत वर्णन में कालिदास जी ने लिखा है, उसका इन्होंने हवाला दिया है। बहन के रूप में अनेक नदियों ने भी नदियों का वर्णन बहन के रूप में किया गया है। अनेक कवियों ने बहन के रूप में भी वर्णन किया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं बताई गई हैं। क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय की हृदय की पिघली हुई की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदी के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, और लेखक कहता है कि जब वहाँ पर पड़ी हुई बर्फ पिघलती है तो उसका उन्होंने मानवीकरण किया है कि हिमालय पर्वत का दिल पिघलता है और वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र में जाकर बहता है और सभी लोगों को सुख प्रदान करता है, और सुख प्रदान करते हुए सागर में जाके ब्रह्मपुत्र और ये जो सिंधु नदी है वो जा करके गिरती। सिंधु नदी कहाँ से गिरती है? ये सिंधु नदी कश्मीर के लेह भाग से निकलते हुए और कश्मीर से आगे जाते हुए पाकिस्तान, जो इस समय देश है पाकिस्तान से होते हुए ये कराची की तरफ जाकर के अरब सागर में गिरती है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ये चीन के पठार से पूर्वोत्तर राज्य असम के ऊपर जब जाएंगे, अरुणाचल के ऊपर जब जाएंगे, लोहित डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जाएंगे, जहाँ पर परशुराम सागर, परशुराम कुंड है, और उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ चीन के पठार से ब्रह्मपुत्र निकलती है। और मुख्यतः असम की मैदानी भागों से होती हुई ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी से होती हुई धुबरी, जो लास्ट जिला है आसाम का, वहाँ से ये बांग्लादेश में प्रविष्ट करती हैं ब्रह्मपुत्र, और जा कर के वहाँ बांग्लादेश में आगे समुद्र है, बे ऑफ बंगाल, वहाँ जाके ब्रह्मपुत्र नदी में सागर में समाप्त होती है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? नदियों के पानी से ही खेतीबाड़ी होती है। नदी ममतालु होती है, ममता लिए होती है। पानी पीने के लिए भी काम आता है, पानी स्नान करने के लिए भी काम आता है। तो इसलिए जो माता नदी को कहा गया है, गंगा माता कहा गया है, और वो सारे मैदानी क्षेत्रों को जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसके जल से सभी जगह खुशहाली पैदा होती है और सबकी देख रेख होती है। पानी की सिंचाई के काम में आता है, पानी से हम बिजली का उत्पादन करते हैं, पानी से हम हर कार्य कर सकते हैं। तो जब हम पानी से सारे कार्य करते हैं, जो एक माँ अपने बच्चे के कल्याण के लिए कार्य करती है, वही हमारी ये नदियाँ हमारे सभी देशवासियों के लिए कल्याणकारी होती हैं और कल्याण का कार्य करती हैं। इसलिए लेखक ने काका कालेलकर ने
नदियों को लोक माता भी कहा है। हिमालय की यात्रा में लेखक किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियों की प्रशंसा की है। जैसे हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रवि, व्यास, झेलम और गंगा, यमुना और अलकनंदा, विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, उनकी प्रशंसा की है। उनके विभिन्न क्रियाकलापों की प्रशंसा की है। पर्वतराज हिमालय को पिता के रूप में और नदियों को उनकी बेटियों के रूप में प्रशंसा की है। किस तरह से बेटियां हैं सर्व कल्याण सर्वहारा के लिए समर्पित हो जाती हैं बेटियां। बेटियों के रूप में गंगा जी जीवंत नदी इस समय भारत में केवल गंगा माता ही एक जीवंत नदी है, जिसके बारे में पूरा अधिकार है। गंगा जी का पूरा संरक्षण माता के रूप में किया जा रहा है, तो उनकी प्रशंसा की। क्यों? ये जन कल्याण के लिए नदियाँ हमारे भारत में होती हैं और सभी जगह खुशहाली पैदा करती हैं। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये दक्षिण भारत की तरफ मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी नर्मदा, जो निकल करके सीधे जाके अरब सागर में महाराष्ट्र, गुजरात से होती हुई ये वहाँ गिरती है। तो देखिए विभिन्न दिशाओं से हमारी नदियों का आगमन होता है और ये जन कल्याण का कार्य करती हैं, इसलिए उनकी भी लेखक प्रशंसा करता है। सोनभद्र और नर्मदा दोनों का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश की अमरकंटक में है और वहाँ से सोनभद्र पूर्व दिशा में जाती है और नर्मदा जी पश्चिम दिशा में बहने लगती है। तभी कहा जाता है उल्टी बहे नर्मदा धार। तो उल्टी का मतलब ज़्यादातर नदियों का बहाव पूर्व दिशा में होता है, लेकिन नर्मदा जी का बहाव पश्चिम दिशा में हो गया और मध्य प्रदेश को सिंचित करती हुई कल्याण करती हुई आगे महाराष्ट्र का कल्याण करती है, फिर आगे गुजरात का कल्याण करती है और आखिर में अरब सागर में नर्मदा जी का समापन होता है। तो बच्चों, लेखक ने नदियों की भी प्रशंसा की है। हिमालय पर्वतराज को भी पिता के रूप में और नदियों को उनकी बेटियों के रूप में प्रशंसा की है। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद के रूप में प्रशंसा की है। तो ये मैंने आपको हिमालय की बेटियां पाठ से संबंधित आपको चीज़ें बताई और आप देख सकते हैं कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। देखिए, यह है गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद जी की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। गतिविधि 1। ये लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आया है। गतिविधि नंबर 2 लिखिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषण से प्रभावित हैं। गतिविधि नंबर 3, हिमालय पर देवताओं का वास है, अतः कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। क्यों कहा है, आप प्रश्न लिख सकते हैं। आगे, पर्वत माला को नदी की माता और समुद्र पति माना गया है। हिमालय से निकलकर बहते बहते सागर के विशाल जल में मिल जाती हैं। क्या? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। नदी लोक मंगल की देवी मानी जाती हैं। प्राणी मात्र की सेवा करना
नदी का व्रत है। नदी के जल से प्राणी अपनी प्यास बुझाते हैं। नदी स्नान आनंदमय एवं स्वास्थ्यकारी होता है। पहाड़ों की जड़ी बूटियों के संपर्क के कारण पानी औषधि युक्त होता है। अनेक धार्मिक स्थान नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जैसे बनारस गंगा जी के किनारे, गोदावरी, भद्राचलम, गांधी, नेहरू, शास्त्री जैसे महान लोगों की समाधियां भी यमुना नदी के किनारे दिल्ली में स्थित हैं। लोग पवित्र दिनों में नदी स्नान करना पुण्यकार मानते हैं। नदी परिवहन के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुई है। नदियों के तट पर बसे नगर व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। तैराकी मनोरंजन एवं स्वास्थ्यपूर्ण होता है कि तो नदियों में तैराकी कर सकते हैं। खेती-बाड़ी के लिए तो नदी का पानी अमृत के समान होता है। नदियों पर बांध बनाए जाते हैं जिससे कि बिजली का उत्पादन होता है। मानव मरणोपरांत नदी में शरण पाता है। नदी मानव विकास संस्कृति का जीता जागता गवाही है। नदी के बिना मानव जीवन अधूरा है। आइए अब कुछ हम मिलान के कर सकते हैं। मिलान कैसे करेंगे? देखिए, संभ्रांत किससे मिलाएंगे? महिला से मिलाएंगे। चंचल नदियों से मिलाएंगे। समतल आंगन से मिलाएंगे। घना जंगल से मिलान करेंगे। मूसलाधार वर्षा से मिलान करेंगे। अब आपको और व्याकरण की बात, जब भाई और बहन, माता और पिता, जब हम दो शब्दों को अलग अलग करते हैं और अलग अलग करने पर, विग्रह करने पर उनमें और या अथवा का समावेश होता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास की प्रविष्टि होती है। वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब आप शब्द लिख लें, शब्दार्थ लिखें। दुबली किसे कहेंगे? पतली को। उछल कूद, छोटी बड़ी। देखिए, इसमें आप दुबली पतली में समास भी है, दुबली और पतली। उछल और कूद, उछल और कूद। छोटी और बड़ी, छोटी बड़ी। माँ बाप, माँ और बाप। नंग धड़ंग, नंग और धड़ंग। इसमें यह है, क्या है? द्वंद्व समास है। अच्छा, अब आप लिखें व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे धारा है, राधा है, मोहन है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जैसे नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो आपको मैंने व्याकरण के बारे में बताया और यहाँ पर आपको मैंने कुछ प्रश्न भी बताए। तो आज शायद आज पानी बरसे, शायद आज पानी नहीं बरसेगा, नकारात्मक वाक्य हो गया। शायद ये वह पढ़ाई में ध्यान दे, शायद वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, नकारात्मक सकारात्मक वाक्य। तो आपको इस तरह से मैंने क्या बताया? हिमालय की नदियाँ पाठ आपको बताया। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से, जब आप ये वीडियो देखें तो उसमें कमेंट लिखें और हमसे फ़ोन पे भी आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, मैं उनके उत्तर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत बहुत प्रसन्न रहिए और कोरोना में स्टे एट योर होम, बी सेफ। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी।